दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा, अरविंद शर्मा और मेरी पूरी टीम, हमने आपको भाइयों बहन जैसे बताया था कि हम वहाँ एग्जिट पोल हम आपको एक्यूरेट देंगे, ठीक समय पर देंगे। और ये एग्जिट पोल जो हम बीच में बता रहे हैं, और हमारे बीच में जो मोदी शख्सियत बैठे हैं वो श्री नरेंद्र विजय जी हैं, जो पॉलिटिकल एनालाइजर हैं, राजनीति के विशेषज्ञ हैं। इन्होंने इलेक्शन भी कंडक्ट किए हैं और ये इकोनॉमिस्ट भी हैं। तो इनकी भी मेहनत है। ये भी 3 साल से पूरी बात की तरह हिंदुस्तान की एक एक लोकसभा सीट पर नजरें बना के रखी हैं। हमारे बीच में मौजूद है श्री नरेंद्र विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि जो एग्जिट पोल के जो नतीजे आ रहे हैं एनडीए के, पूर्ण बहुमत की तरफ एनडीए जा रही है, उसके बारे में उससे आप क्या सेटिस्फाई, आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? देखिए स्वास्तिक जी, जितने भी ये एग्जिट पोल आ रहे हैं इन पे विश्वास तो किया नहीं जा सकता, क्योंकि जो लोएस्ट दिखा रहा है वो 242 दिखा रहा है और जो एक है वो 365 दिखा रहा है। और दोनों के अंदर 120 सीट का फर्क है, जो कि बहुत ज्यादा फर्क है। और अगर परसेंटेज के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो दोनों के अंदर 30% का फर्क है, यानी कि 1/3 दोनों के अंदर गैप है, दोनों के अंदर। इसलिए ये एक अटेम्प्ट होता है सिर्फ सारी टीवी मीडिया का, या जो कंपनियां ये सफोलॉजिस्ट करते हैं, इनका ये एक अटेम्प्ट होता है कि भाई ये देखा जाए कि भाई जो लोग बाहर वोट दे के निकल रहे हैं उनसे ये पता करते हैं कि भाई आपने किसको वोट दी। तो इसीलिए इनका ये ठीक नहीं आता कि अगर कोई कांग्रेसी बाहर आ रहा तो वो कहता है कांग्रेस को दी, और भाजपा का आ रहा तो भाजपा को दी। इसलिए इन पे ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। और भूतकाल में भी ज्यादातर ये गलती से, जैसे भारतीय जनता पार्टी एक लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभर रही है, अगर हम एनालाइज करें, जैसे आपने कहा कि हम इस पर यकीन नहीं कर सकते, कोई अलग अलग आंकड़े सबके आ रहे हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर तो उभरेगी ना। तो उसकी आप बताइए, उसकी इस इलेक्शन में, क्योंकि आपने भी इलेक्शन कंडक्ट किए हैं काफी, तो उस एक इलेक्शन का टेम्पो होता है, तो वो किस तरह का इलेक्शन का टेम्पो होता है? इसमें देखिए मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जो लार्जेस्ट पार्टी उभर कर आएगी वो भाजपा ही आएगी, और उसके मुख्य कई कारण हैं। पहला कारण ये है कि देश ये देखता है कि हमारा प्रधानमंत्री कौन है, हमारा प्रधानमंत्री दबंग है या हमारा प्रधानमंत्री कमजोर है। ये सब चीजों को आम कर ही जो आम मतदाता होता है वो वोट डालता है। तो जिस तरह से अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पुलवामा के अंदर एक्शन करा और 40 साल के बाद क्रॉस बॉर्डर उन्होंने एक सर्जिकल स्ट्राइक करी, और पाकिस्तान जो घड़ी घड़ी हमें एटम बम और लड़ाई का धमकी देता था वो नहीं करके दिखा सका, जिस कारण मोदी जी की छवि बहुत ज्यादा उभरी है। आप ये भी कह सकते हैं मोदी साहब की छवि बहुत ज्यादा उभरी है, आपने कहा है। उसका कारण ये भी है कि कमजोर विपक्ष होने के कारण लोगों के पास अल्टरनेटिव था, तभी मोदी साहब को वोट डाले। कमजोर पक्ष हम इसलिए नहीं मानते हैं, कमजोर विपक्ष, हाँ विपक्ष इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि इस बार उन्होंने एक ऐसी स्ट्रेटेजी खेली थी कि जहां पर भी उनका पिछले वर्ष की तरह वोट में बिखराव हो रहा था, इस बार उन्होंने हर स्टेट के अंदर समझौता करा विपक्ष ने। जैसे आप यूपी में देख सकते हो कि मायावती जी ने और समाजवादी पार्टी ने समझौता कर लिया, पर उसमें कांग्रेस पार्टी तो इंक्लूड किया नहीं ना, बीजेपी को उन्होंने नहीं, कांग्रेस ने अपना कर रखा है। कांग्रेस ने जैसे तमिलनाडु में करा, डीएमके से करा। अगर हम यूपी की बात करें, यूपी के अंदर तो ऐसी की बात नहीं दिख रही है। नहीं, यूपी में तो देखिए कांग्रेस का कोई बेस है ही नहीं है, वो सिर्फ माँ बेटा ही ज्यादा से ज्यादा अपनी सीट निकाल सकते हैं। वो भी मुझे ये शक है कि शायद इस बार राहुल गांधी अमेठी से जीत सके। तो आप तेलंगाना की बात की है, तेलंगाना में क्या कुछ नहीं, भारतीय जनता पार्टी असेंबली में चुनाव जो हुए थे तो उसमें भाजपा को शायद 1 सीट मिली, तेलंगाना में भाजपा का कुछ भी नहीं। तो फिर आप ये बताइए कि ये जो मोदी वेव थी वो केरला में क्यों नहीं हुई, यूपी में क्यों नहीं हुई, ये 2 स्टेटों में क्यों ये बीजेपी इतना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर सकी जितना करना चाहिए था? जबकि अमित शाह जी ने कहा था हम यहाँ पे 78 सीट जीत रहे हैं, लेकिन जो आंकड़े जो आ रहे हैं, जबकि ये आंकड़े हम रिजल्ट नहीं कहते, रिजल्ट 23 को आएगा, लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं, जो इलेक्शन किसी वे में जा रहा है भारतीय जनता पार्टी किसी वे में, लेकिन उससे कम है। इसको बारे में आप क्या कहोगे? देखिए जो भाजपा है ना, बेसिकली ये यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, बेसिकली ये इसकी पार्टी शुरू से रही है और इसको हम काउ बेल्ट भी कहते हैं।
अब भाजपा ने जब ये देखा कि एक बार राज आया पिछली बारी जैसे लोगों ने दिया, क्योंकि कांग्रेस बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार के रूपों में घिर चुकी थी और सारे भारत मतदाताओं ने देश का नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के हाथ में दिया। उसके बाद भाजपा को अब ये महसूस हुआ इलेक्शन से पहले कि जो काउ बेल्ट है उसमें हमारी पोजीशन ठीक होगी। जैसे कि आपको मालूम ही है कि भाजपा ने जो अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं, चाहे मध्य प्रदेश का हुआ है या झारखंड का हुआ या राजस्थान का, वहाँ इनको हार का सामना करना पड़ा। उससे इनके इंटरनल बहुत ज्यादा घबराहट हुई थी और इसीलिए इन्होंने वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के अंदर वहां पर ज्यादा जोर मारा और ये ही एक स्पष्ट नजर आ रहा है कि जो 3 स्टेट के अंदर इनको नुकसान हुआ है, अच्छा तो आप जो वेस्ट वो वहां से वो पूरा हो। नहीं, आपने वेस्ट बंगाल की बात की है। वेस्ट बंगाल में तो बहुत स्थिति अब पहले से बेहतर होकर आ रही है। उसका कारण ये तो नहीं कि वहाँ पर जो दंगे हुए हैं वो काफी माहौल खराब है। नहीं, दंगे तो देखो वहाँ का कल्चर है, वो इस साल तो बल्कि किसी की हत्या नहीं हुई। नहीं तो जब वहाँ पर कम्युनिस्टों का राज था तो इलेक्शन से पूर्व और इलेक्शन के दौरान 150 लोग मरा ही करते, वो उनकी एक साइकी है, इसके बारे में कहने वाली कोई बात नहीं। और अगर आप दूसरे एंगल से देखो तो हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा जो पोलिंग परसेंटेज है वो वेस्ट बंगाल से हो रहा है। पर वो वोट जाएगी कहाँ, ये तो हमें पता नहीं ना। ये तो अब वोट तो देखिए, आप दोनों पार्टियां कह रही हैं कि हम लेंगे। पिछली बारी ममता जी का जो है वो 34 सीट्स थी और भाजपा की 2 सीट्स थी, लेकिन मेरा ये आंकलन है कि इस बारी भाजपा वहां से 14-16 सीटें। तो वहां पर कांग्रेस और लेफ्ट कहीं भी नहीं है, यानी किसी कांग्रेस को दिखा रहे हैं 1-2 सीट तो वो लेते हैं। लेफ्ट बिल्कुल नहीं है। जो पिछले जमाने में लेफ्ट का राज होता था वो किला ध्वस्त हो चुका है। देखिए ऐसे है, मैं आपको स्वास्थ्य जी बता रहा हूँ, जो मेरा आंकलन है कि लोग तो वही होते हैं स्टेट में, पहले वो लेफ्ट को जिता रहे थे, अब वो तृणमूल कांग्रेस को जिता रहे हैं। तो वो ही लोग जो है, कम्युनिस्ट लोग जो है, वो इनके अंदर घुस गए टीएमसी के अंदर। और जो उनका स्टाइल ऑफ वर्क था पहले, बूथ कैप्चरिंग करना या बूथ छापना, वही अब वो टीएमसी में कर रहे हैं। ये वही लोग हैं सारे, लेकिन जो वहां पे दूसरे लोग हैं, हिंदू विचारधारा के लोग हैं या सामान्य लोग हैं, वो भाजपा की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। और आप देखोगे कि वेस्ट बंगाल से भाजपा को 16 सीटें जरूर मिली। अच्छा, अब हम बात करें राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ पर भाजपा की क्या स्थिति? आप देखिए भाजपा की जो पिछली बार जो स्थिति थी ना, जैसे मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, यहाँ इनको पूरी सीट्स मिली हुई थी, लेकिन इस बार वो आती नजर नहीं आ रही, क्योंकि राज बदलने से लोग बदल चुके हैं और कुछ ना कुछ यहाँ से अगर आप चारों स्टेट्स का लगाओ तो 25-26 सीट्स का लॉस होएगा ही। पर मध्य प्रदेश में तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस बहुत कम पूरा परफॉर्मेंस कर रही है, भारतीय जनता पार्टी जो बढ़कर आ रही है। नहीं, देखिए वो क्या कह रहे हैं, मैं तो आपको अपना आंकलन बता रहा हूँ। अच्छा, अब हम बात करते हैं, धीरे आगे चलते हैं। अपने हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया, JNK हो गया। बात JNK की बात हम बाद में करेंगे, JNK काफी सेंसिटिव मैटर है, उसमें आपकी बहुत बयान भी बहुत काफी महत्वपूर्ण होंगे जो हम करेंगे। सबसे पहले हम ये कहें कि अगर हम पंजाब, हरियाणा, दिल्ली हो गया, ठीक है ना, इस पे क्या स्थिति रहेगी? देखिए दिसंबर से पहले जो मिडिल क्लास था वो मोदी जी से बहुत नाराज था। अच्छा, क्या कारण? और मोटे मोटे आकलन के अनुसार, और ये मैंने ट्वीट भी करा है कई बार उनको, प्रधानमंत्री जी को भी करा मैंने। नहीं, आप तो अक्सर करते हैं, आप तो हमेशा अक्सर करते हैं। आप 3 साल से पॉलिसीज बना के दी है प्राइम मिनिस्टर को, और प्राइम मिनिस्टर ने इंप्लीमेंट्स भी की हैं, आपकी काफी पॉलिसीज की हैं। हाँ जी, ये तो हाँ जी सभी को पता है। तो दिसंबर तक मैंने लिखा भी था प्रधानमंत्री जी को कि आप किसी भी कंडीशन में 180 सीट्स पार नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद जैसे बजट आया, बजट में आपको मालूम ही है कि एम्प्लॉइज को इन्होंने 5 लाख की लिमिट कर दी और 10% रिजर्वेशन दी, और इधर जो किसानों को 6,005 एकड़ के ऊपर उनको एक सहायता देने की शुरू करी। और नया एक मैंने और उनको ये सुझाव दिया था कि आप किसानों को इंटरेस्ट फ्री लोन दें, क्योंकि बहुत ज्यादा किसान आत्महत्या करते हैं और ज्यादा फायदा भी वहां से होता नजर नहीं आ रहा। तो इनके कारण भाजपा का ग्राफ एकदम। अच्छा, एक आपने वो भी भेजा था, ये मैंने लिखा भी है कि ये सब करने के बाद, और पुलवामा का जो प्रधानमंत्री जी ने बहुत बोल्ड स्टेप लिया,
अभी ये सारा सुझाव पुलवामा का मैंने ही उनको दिया है, A to Z जो भी आप देख रहे हैं। अच्छा जी। भले ही उनकी सिक्योरिटी विड्रा करनी है, भले ही बार्डर ट्रेड बंद करा है, भले ही मुजफ्फराबाद से ट्रेड बंद करा है, भले ही उनको अरेस्ट करा है, ये सब सुझाव मैंने प्रधानमंत्री जी को दिए हैं। तो मैं उनको डायरेक्ट लिख सकता हूँ, मेरे को उन्होंने ट्विटर के अंदर मैसेज की परमिशन दी हुई है। तो ये सब चीज़ों के बाद पूरे देश को ये एक महसूस लगा, जो थोड़े बहुत ही लोगों की मिडिल क्लास की ग्रीवेंसीज थी, नोटबंदी के कारण हुई या GST के कारण हुई, वो सारी की सारी 5 लाख की लिमिट देने से कम 97% लोग इनकम टैक्स की रेंज से बाहर चले गए। तो इसलिए उनको बहुत अट्रैक्शन हुई, और जो पुलवामा में एक्शन करा, सर्जिकल स्ट्राइक करी, क्रॉस द बॉर्डर करी, उससे लोगों के अंदर एक जो नेशनल कैरेक्टर बार उभर का है, क्योंकि पाकिस्तान 40 साल से हमें तंग करता था। और ये समझाने में मैं बड़ा कामयाब रहा प्रधानमंत्री जी को कि पाकिस्तान का तो कुछ जा नहीं रहा, वो श्रीनगर में उसने हमारा बैटलफील्ड बना रखा है, हमारे ही सैनिक मर रहे हैं, हमारे ही नागरिक मर रहे हैं। भले ही वो नागरिक हमें अपना नागरिक समझते या नहीं समझते, लेकिन हम श्रीनगर वालों को अपने देश का ही नागरिक समझते हैं। तो श्रीनगर की बात हम बाद में करेंगे, अब हम आते हैं हरियाणा पंजाब की तरफ। हरियाणा पंजाब में परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी की काफी आ रही है, कोई कहता 8 सीट आ रही है, 10 सीट्स आ रही हैं, ये आंकड़े एक दूसरे के डिफरेंट आ रहे हैं। तो आपका जो आपने सर्च किया है 3 साल से लगे हुए हिंदुस्तान की एक सीट के ऊपर, जो आपका व्यक्तिगत है, जो टीम है आपकी, जो उसके साथ से आप क्या कहते हो कि हरियाणा में कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ सकती है? देखिए, पंजाब और हरियाणा में ना दोनों तरफ स्थिति अपोजिट है, विपरीत स्थिति है। जहाँ हरियाणा में बीजेपी का बोलबाला है, वहीं पंजाब के अंदर भाजपा का बोलबाला नहीं है। और मेरे आंकलन से वहाँ पर कांग्रेस ज्यादा सीटें लेगी और भाजपा और अकाली को इनको कम सीटें लेगी। क्या कारण होगा कांग्रेस की सीटें ज्यादा लेने का? कारण तो इस वक्त जो मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जी हैं, उनका राज है, और आपने ये देखा ही है कि असेंबली में भी उनको ज्यादा राज तो उधर भी है, गुजरात राजस्थान में, और राजस्थान में भी राज उनका है, मध्य प्रदेश में राज उनका, वहां पर और बहुत बातें होती हैं। तो ये कि सिर्फ ये नहीं होती कि राजस्थान में जो आप बात कर रहे हो, राजस्थान में सिर्फ 1 सीट का फर्क है। जो परसेंटेज ऑफ वोट आई थी वो भाजपा को ज्यादा मिली थी, क्योंकि अब सेंटर का इलेक्शन हो रहा है, तो सेंटर के इलेक्शन में परसेंटेज ऑफ वोट का मतलब है, सीट्स का मतलब नहीं है। इसी तरह जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में भी भाजपा को 0.5% कांग्रेस से ज्यादा वोट मिली हुई है, तो इसलिए वहां पे रिजल्ट तो अच्छा ही आएगा। तो पंजाब की स्थिति कैसी है? पंजाब में देखो, मैं जो मेरा आंकलन कहता है, वहाँ भाजपा और जो अकाली हैं, ये ज्यादा से ज्यादा 3 सीट ले सकते हैं, और बाकी 10 सीटें कांग्रेस को आती है। तो हरियाणा चंडीगढ़, हरियाणा में देखिए, अपने जो मुख्यमंत्री हैं हमारे हरियाणा के, खट्टर साहब, अभी पीछे जो इलेक्शन हुए थे मेयर के, आपको मालूम है कि चारों जगह से 40-40 हजार से ऊपर एक उम्मीदवार भाजपा के जीते हैं, जिससे उनकी छवि बहुत अच्छी बनी हुई है हरियाणा में। और मोदी जी का भी फैक्टर है, और मोदी जी ने अपने नाम पे अपनी वोट्स भी उन्होंने मांगी हैं। तो मैं ये मानकर चलता हूँ कि हरियाणा में पिछली वाला ही आंकड़ा आपका मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने इस बार बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट खड़े कर। आपने ये बात की है कि पिछले बार वाला आंकड़ा आएगा, लेकिन एक बात और भी इलेक्शन में देखने में मिली है कि यहाँ के लोकल कैंडिडेट्स का विरोध हुआ है गांव में जाकर, उसको आप नहीं मानोगे कि वोट थोड़ी स्विंग होगी इसके कारण? नहीं, जो विरोध भाजपा का कह रहे हैं, जो 1-2 का हुआ है, ये शरारतें होती हैं। अब मान लो एक कंस्टिट्यूएंसी में 900 से लेकर 1200 गाँव होते हैं, किसी एक गांव में हो भी गया, वहां नहीं कोई काम करा रखा, उसको हम ज्यादा महत्व देते हैं। तो हिमाचल प्रदेश और अपना हिमाचल में देखो, मेरे को मोटे तौर से लगता है कि इस बार 3 और 1 का आंकड़ा रहना चाहिए। अब हम बात करेंगे अपने कश्मीर की, जो सेंसिटिव मुद्दा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, हमेशा उसी मुद्दे पर इन्होंने धारा 370 पे खत्म करने की बात की है। मैनिफेस्टो में हमेशा ये आता है कि धारा 370 खत्म करेंगे, इस बार फिर अब मैनिफेस्टो में आया है कि धारा 370 खत्म करेंगे। लेकिन एक बात हिंदुस्तान के दर्शक ये बचा नहीं पा रहे, जो पीडीपी हमेशा एंगेज रही थी, उसके साथ ही इन्होंने गठबंधन कर दिया। तो आपको लगता है कि ये गठबंधन बीजेपी के सिद्धांतों के विरुद्ध हुआ है? बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करता हूँ। जो भाजपा ने पीडीपी से समझौता करा था, वो बिल्कुल इनके अपने सिद्धांतों के विरुद्ध था, और इनको इस बात की सजा भी भुगतनी पड़ी। उस समय क्या अगर पुलवामा ना होता तो भाजपा के जो इनका एक नेशनल एजेंडा था, वो बिल्कुल फेल हुआ।
तो आपने उस समय क्या प्राइम मिनिस्टर साहब को गाइड किया था कि ये गठबंधन इस तरीके का ना होना चाहिए कि पहले ही हो गया था? मैं शुरू से ही बहुत खिलाफ था इस चीज के, और मैं 370 भी हटाने के पक्ष में और 35A भी हटाने के पक्ष में हूँ। और ये मैंने कई बार प्रधानमंत्री जी को लिखा भी है, लेकिन उन्होंने 5 साल में नहीं हटाया। और जो इस बार उन्होंने मुखर होकर इस मुद्दे को उठाया, मैं नहीं मानता कि कोई भी हिंदुस्तान का आदमी उनकी इस बात में यकीन करता है। प्यारे भाई बहन, जैसे आपने देखा कि हम हिंदुस्तान के साउथ से लेकर नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक सारे स्टेटों में हम कैलकुलेशन के साथ ही चल रहे हैं। विज साहब हमारे साथ हैं और विज साहब ने बड़े तथ्यों के साथ समझाया कि भारतीय जनता पार्टी भी आगे बढ़े, कुछ जगह पर कांग्रेस बढ़ रही है। लेकिन अब हम उनसे पूछेंगे जो मुद्दे की बात है, जो एग्जिट पोल है, इनके हिसाब से एग्जिट पोल में एनडीए को, बीजेपी को कितनी सीटें आएगी, महागठबंधन को कितनी आएगी, यूपीए को कितनी आएगी, ये सब ये अभी बताएंगे। और यही गठबंधन, मैं ये बार बार कह रहा हूं, एग्जिट पोल किसी भी नतीजे नहीं होते, ये अनुमान होता है। नतीजे ईवीएम मशीन के अंदर बंद हुए हैं और ये 23 तारीख को ही निकलेंगे। लेकिन हमारा जो ये एग्जिट पोल है उसमें 19-21 का फर्क हो सकता है, लेकिन 19-40 का फर्क नहीं होगा, ये गारंटी है। अब जिसका आप बड़ी बेसब्री से आप सब हिंदुस्तान के लोग इंतजार कर रहे थे, वो घड़ी आ गई है। अब विज साहब अपने आंकड़े बताएंगे और ये आंकड़े आप ध्यान से सुनिए। विज साहब आप आंकड़े बताएं महागठबंधन के क्या है। देखिए, सारा कंफ्यूजन यूपी में बना हुआ है। और जैसे आपने देखा कि जितने भी एग्जिट पोल आए हैं, कोई 34 सीट दे रहा है, कोई 45 दे रहा है, कोई 50 दे रहा है, कोई 55 दे रहा है, कोई 65 दे रहा है। इसलिए मैंने एक फार्मूला याद किया था, जो मैंने प्रधानमंत्री जी को भी, अमित शाह जी को भी और भाजपा को भी, और भी जितने टीवी चैनल हैं उनको भी ट्वीट करा है, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। मेरा मोटे मोटे तौर से ये मानना है कि यूपी को छोड़कर भाजपा की 200 सीटें हैं। भाजपा के एनडी, भाजपा ओनली भाजपा, सहयोगी दल इंक्लूड कर, इसमें वो इंक्लूड नहीं है। ठीक है। इसलिए जितनी भी सीट्स यूपी में आएंगी, उत्तर प्रदेश में आएंगी, वो आप 200 में वो सीट जोड़ दो, तो वो टोटल भाजपा की सीट आएगी। यानी कि अगर 39 सीट आती है तो भाजपा को 239 सीट आएंगी, अगर 65 आती है तो 265 आएंगी, या जैसे भाजपा के प्रधान अमित शाह जी कहते हैं 74 आएंगी, तो 274 सीट्स आएंगी। और फिर आप इसके बाद इसमें जो इनकी अलायंस की सीटें हैं 44 से लेकर 50 तक, वो आप प्लस कर दें तो वो एनडीए की सीट्स बनेगी। तो आपके हिसाब से जो आपने फार्मूला, जिस फार्मूले के तहत आपने काम किया, जिस फार्मूले के तहत आपने रातों में जाकर अपनी टीम के साथ, और आपने अपनी आंखें भी खराब कर ली, तो वो जो फार्मूला आपने बताया है, तो उस फार्मूले के हिसाब से आपको क्या लगता है, एक अनुमान, मोटा मोटा अनुमान की मोटा आ सकती है? जो मेरा अनुमान है वो भाजपा अपने दम पर 239 सीटें पार नहीं कर सकती। अच्छा जी। तो उसके बाद उसमें बस अब 44 के करीब आप एनडीए की जोड़ लो, तो 273 सीट के करीब भाजपा को मिल सकती। देखा आपने, देखा विज साहब ने ये कह दिया है एग्जिट पोल के अंदर की भारतीय जनता पार्टी 273-280 के बीच में लेके जा सकती है। तो क्या उसको लगता है उसके बाद गठबंधन की जरूरत पड़ेगी? गठबंधन की जरूरत पड़ेगी। ऐसी स्थिति में बीजेपी किससे बात कर सकती है? मायावती जी के साथ, किसके साथ बात करेगी? वो आंध्रा में करेगी बात। जगन्नाथ जो है वहाँ पर नायडू जी तो थोड़ी देर पहले मिलकर गए। असेंबली में बहुत ज्यादा सीट आ रही है। एक आंकलन के अनुसार शायद वो असेंबली में 106 सीट ले रहे हैं और नायडू साहब को 65 सीट आएगी। और फर्स्ट टाइम वो जो है वहाँ पर भैया साहब जो जगन्नाथ जी हैं वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री पूरी कोशिश करेंगे और मुख्यमंत्री का भी ये कोशिश रहती है कि वो केंद्र के साथ संबंध बना के रखे ताकि उनके राज्य का विकास हो। अच्छा विज साहब, अभी और इसी तरह उड़ीसा से भी नरेंद्र मोदी जी मिल भी आए हैं पटनायक साहब को। उनको पूरा यकीन है कि वो भी इस बार भाजपा को सपोर्ट करेंगे, चाहे बाहर से करें या अंदर से करें, वो बाद में देखा जाए। तो आपने जैसे बात की, एक इलेक्शन में सबसे बड़ी बात देखने को मिली कि ये इलेक्शन जो हुआ था, हमारी टीम भी गई है, हम भी गए हैं, हरियाणा में गए हैं, अपने हिमाचल में गए हैं, चंडीगढ़ गए हैं, पंजाब का कवर किया है। लेकिन ये लोग ये कह रहे थे कि लोगों से हमने पूछा है ग्राउंड लेवल की वोट किसको दोगे, उन्होंने ये कहा कि हम वोट मोदी को देंगे, पार्टी का नाम नहीं मोदी का नाम होगा। जब हमने ये ग्राउंड लेवल रिपोर्ट की, हमें फोन आया कि आपने पर्टिकुलर एक पार्टी की तरफ कह रहे हो, हमारी वोटें हमारी बारे में होना चाहिए था। लेकिन हमने उनको ये कहा कि ये एग्जिट पोल जनता का एग्जिट पोल, हम जनता की बात बता रहे हैं। तो ये जो काफी हद तक मुझे लगता है कि जैसे आपने कहा वेव चली है मोदी की, जो ये कहते हैं मोदी की वेव नहीं चली है, वेव चली है, तो हमें भी लगता है कि काफी हद तक ठीक होगा। अब हमें ये बताएं एंड में कि
कितना हो सकता है आपके साथ से पूरा? देखिए, भाजपा ने जो कंपेन करा आपने देखा होगा, मोदी जी ने सब जगह यही अपने रैली में कहा कि जो आप वोट दोगे वो मेरे तक आएगी। उन्होंने अपने ही नाम की वोट मांगी, उन्होंने भाजपा के नाम की वोट नहीं मांगी। नहीं, अब ये तो भाजपा का अपना इंटरनल उनकी स्ट्रेटेजी है कि उनको लगता है कि मोदी जी के नाम पे लोग ज्यादा वोट देंगे और भाजपा के नाम पे कम मिल सकती थी, इसलिए उन्होंने अपने ही नाम पे वोट मांगी और ये लग भी रहा है कि उनको इस चीज का फायदा बहुत हो रहा है। अच्छा, एक बात मुझे बताना कि क्या ये इलेक्शन, जैसे आपने बात की, क्या ये इलेक्शन राष्ट्रवाद को आगे रखकर लड़ा गया है? इसके लगता है? हाँ, देखिए, बिल्कुल, जब पुलवामा का हमने इतना बड़ा एक्शंस किया है आपके सामने, क्रॉस बॉर्डर हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी और जो उग्रवादियों का वहाँ पे अड्डा था उस पे जाकर हमारे वायुसेना ने बम गिराए और उसको खत्म करा, तो ये कोई छोटी घटना नहीं है। ये होने के बावजूद भी पाकिस्तान हिम्मत नहीं जुटा पाया कि वो हमारे से लड़ सके, क्योंकि ये मैंने प्रधानमंत्री जी को लिखा भी था कि पाकिस्तान के पास भले ही एटम बम है लेकिन वो चला नहीं सकता, और भले ही हम उस पर युद्ध कर लें वो 7 दिन से ज्यादा लड़ाई नहीं हमारे से लड़ सकता, इसलिए वो कभी भी युद्ध नहीं करेगा। और आप हर हालत में पाकिस्तान के ऊपर जो उसने घिनौनी हरकत पुलवामा में की और हमारे सैनिकों की हत्या करी, उसका बदला जरूर है, और वो प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया, जिसका फायदा सीधे तौर से भाजपा को मिलता नजर आ रहा है। तो भाइयों बहनों, ये हमारे बीच में श्री राजेंद्र विज जी हैं, जो हिंदुस्तान के पॉलिटिकल विशेषज्ञ हैं, बहुत प्रसिद्ध पॉलिटिकल विशेषज्ञ हैं और इकोनॉमिस्ट भी हैं। आपने देखा होगा इनकी राय। हम फिर कह रहे हैं कि ये इन्होंने भी आज मान लिया कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरेगी 23 तारीख को। इसमें इन्होंने भी अपनी मोहर लगा दी है। आगे सीटें क्या आएंगी, सीटों का फार्मूला भी इन्होंने बताया कि किस तरीके से फार्मूला में ऐड होगी। मुझे लगता है कि अब किसी को भी हिंदुस्तान के अंदर संशय नहीं होगा इस एग्जिट पोल के बाद, क्योंकि ये एग्जिट पोल तथ्यों के आधार पर हमने बताया, हिंदुस्तान के एक एक स्टेट पर जाकर बताया कि एग्जिट। फिर हम एक बार फिर आपको कहना चाहते हैं कि एग्जिट पोल एक अनुमान है, ये रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट 23 मई को आएंगे। हमारा एग्जिट पोल 19-21 का फर्क होगा, लेकिन 19-40 का हमारे फर्क नहीं होगा। कैमरा डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा, अपनी टीम अरविंद शर्मा और अपनी टीम के साथ।